नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में लोग आर्थिक तौर पर बेहद परेशान हुए। लेकिन हमारे देश भारत में केंद्र सरकार ने कोरोना काल के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की ताकि हर वर्ग के लोगों तक आर्थिक और वित्तीय मदद पहुंचाई जा सके। किसान भाइयों और कृषि क्षेत्र के लिए भी कई तरह की योजनाएं इस दौरान शुरू की गईं ताकि उन्हें वित्तीय मदद मिल सके। इसमें कई सहकारी और शासकीय संस्थाओं का भी उपयोग किया जा रहा है, जिनकी मदद से किसान भाइयों तक ये मदद पहुंचाई जा रही है। इन्हीं में एक संस्था है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड के रूप से जानते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नाबार्ड ने कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद में किसान भाइयों के लिए किस तरह की योजनाएं शुरू की हैं, किस तरह से उन तक मदद पहुंचाई जा रही है, क्या नाबार्ड के कार्यक्रम है और आत्मनिर्भर भारत अभियान में नाबार्ड अपनी भूमिका किस प्रकार निभा रहा है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती टी.एस. राजीगैन। मैम, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। नमस्कार। और मैम, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि जो कोरोना काल रहा है और इसके बाद हर सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ कोरोना की मार से, खासतौर पर हमारा जो कृषि क्षेत्र है उस पर कितनी मार पड़ी है, लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आपसे हम जानते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसमें नाबार्ड की क्या भूमिका है और किसान भाइयों के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड किस तरह की योजनाएं संचालित कर रहा है। नमस्कार। मैं बताना चाहूँगी, पहले तो अगर आप कृषक की बात करें तो उनके जो खेती के लिए ज़रूरत है ऋण की, वो बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार के साथ मिलके किसान क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन कैंपेन, माने जितने हमारे कृषक हैं सबको किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो, ये एक कैंपेन हम चला रहे हैं। शुरुआत में जितने भी पीएम किसान में रजिस्टर्ड हमारे कृषक हैं उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद जो बाकी कृषक हैं उनको भी, क्योंकि ज़्यादातर कृषक जो है वो इसमें कवर्ड है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में करीब 73 लाख कृषक है, जिसमें से 65 लाख कृषक को अभी तक हम इस कैंपेन में जोड़ चुके हैं। अच्छा। ताकि इनको ऋण मिल सके। और जब कोविड शुरू हुआ तो एक चीज़ जो देखी गई कि लोगों के पास जो है कैश, जो पैसा है वो कम हो गया, क्योंकि लाइवलीहुड्स, उनके जो रोजगार के साधन हैं वो थोड़े से अफेक्ट हो गए। तो इसको देखते हुए बैंकों के माध्यम से, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो चाहे वो सहकारी बैंक हो, इनके माध्यम से हमने एक स्पेशल परियोजना सिर्फ इसी पीरियड के लिए चलाया, जिसमें हो सकता है बैंकों ने कोई ओवरड्राफ्ट दिया हो कृषकों को या महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, और उसके लिए बैंकों को भी, बैंकों के लेवल पे भी लिक्विडिटी की एक दिक्कत आती है। तो हमने करीब 30,000 करोड़ पूरे भारतवर्ष में बैंकों को स्पेशली दी, एक स्पेशल लिक्विडिटी फंड के माध्यम से। और मध्य प्रदेश में करीब 2,000 करोड़ ये अमाउंट हमने सहकारी बैंक को दिया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत में कहीं चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि क्लस्टर लेवल पे फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि अभी जो ये क्या कहते हैं विपणन की एक दिक्कत आ रही है, तो वहीं पे लोकलाइज्ड जो है क्लस्टर लेवल पे 10,000 करोड़ उसके लिए, और एमएसएमई का अलग एक पैकेज भी आत्मनिर्भर में अनाउंस किया गया। ये सब लोग तभी फायदा उठा पाएंगे जब एक तो इसकी जानकारी होगी, दूसरी जो है इनकी क्षमता जो है वो उसकी भी ज़रूरत है, और बैंक से भी जुड़ना है। तो जो क्षमता निर्माण है वो हम कई तरीके से करते हैं। जो वैसे लोग हैं उनके भी हम लोग कर रहे हैं, और जो माइग्रेंट लेबर आई है उनकी भी हम अपने कहीं, जैसे हमारे पास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्षमता निर्माण कार्यक्रम एक है महिलाओं के लिए LEDP, दैट इज लोकलाइज्ड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है।
तो ये सब भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में नाबार्ड का जो खास परियोजनाएं हैं, जैसे हमारे पास वाटरशेड है, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में करीब 44 वाटरशेड्स हैं, और वाड़ी जो प्रोग्राम हमारी चलती हैं जनजाति लोगों के लिए, ट्राइबल्स के लिए। तो ये दोनों कार्यक्रमों में भी, क्योंकि एक तो यहाँ पे कुछ चीजें अभी उपलब्ध हो गई हैं, जैसे पहले पानी नहीं था, वाटरशेड के माध्यम से पानी उपलब्ध हो गई है। अब ऐसा हो गया है कि लोग इधर कुछ काम काज कर सकते हैं। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब करें कि ये हाँ, ये हमारी वाटरशेड की है जिसके बारे में मैं बता रही थी। अब जैसे इसमें आपने देखा सॉइल कंजर्वेशन के जो काम हुआ है, इसके वजह से अब पानी उधर रुकने लगा है, पानी की उपलब्धि है। अच्छा, अब जब पानी की उपलब्धि है तो अभी माने किसान एक के जगह 2 क्रॉप भी ले सकता है, पशुपालन कर सकता है। और जब ये सब कार्यक्रम होंगे तो जैसे दूसरे भी काम नॉन फॉर्म सेक्टर में दुकानों का या इनपुट सप्लाई का, ये सब भी हो सकता है। अच्छा, तो इसीलिए जहां हमारे ट्राइबल कार्यक्रम एंड वाटरशेड के जो प्रोग्राम्स है, इसके लिए हमने बैंकिंग प्लान बैंकों से बनवा रहे हैं। ये जैसे पानी का तालाब है तो स्रोत है ये। अब जैसे हम लोग बैंकिंग प्लान अगर बनाते हैं, वो पूरे वाटरशेड में 1000 हेक्टेयर में करीब आप सोचिए कि 700-800 फैमिलीज, डिपेंडिंग कि कितना लैंड होल्डिंग है, कवर होंगे। और उनके लिए जो बैंकिंग प्लान बनेगा, उससे वो जो भी कार्यक्रम करना चाहे अपना, माने इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी अपने आय के लिए, वो कर सकते हैं। तो बैंकों के साथ हम ये लिंकेज कर रहे हैं। इसके लिए हमने बैंकों को हम सिर्फ 3% पे दे रहे हैं लोन रिफाइनेंस, और ये कंडीशन है कि आप आगे 5 या 5.5 से ज्यादा नहीं लेंगे। तो ये एक मैंने बहुत ही बढ़िया एक ये हमने किया है। और दूसरा जो चीज हमारे, अभी आप लोगों को पता है APMC एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, ये सब जो है मॉडिफाई हुई, एंड MP वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुआ। करीब आप सोच सकते हैं 20 साल से मॉडल APMC एक्ट चल रहा था। कुछ मध्य प्रदेश में कुछ उसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुए थे, कुछ नहीं हुए थे। बट अभी केंद्रीय सरकार ने क्या किया, इसको एक ऑर्डिनेंस कर दिया कोविड-19 के चलते, क्योंकि कृषकों को काफी असुविधाएं हो रही थी विपणन में स्पेशली। तो इसीलिए वो अभी जैसे प्राइवेट सेक्टर वाले भी मंडियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और लोग जो है कृषक के घर से माल उठा सकते हैं, सीधा ले सकते हैं। और किसान चाहे तो खुद भी अपनी सोसाइटी बना के भी कर सकता है, और वो भी प्राइवेट सेक्टर इसमें आएगा। और जैसे सब्जी और फल मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, मंडी एक्ट से बाहर है। तो इस तरीके के कई चीज हुए, बट ये सब करने के लिए कुछ आधारभूत सुविधाओं की जरूरत है। तो इसीलिए कृषि आधारभूत सुविधा के लिए 1 लाख करोड़ का एक आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम में अनाउंस हुआ है, जो किसी भी चीज जैसे स्टोरेज के लिए हो सकता है, रीफर वैन्स के लिए हो सकता है, द एंटायर कोल्ड चेन के लिए हो सकता है, या माने टेस्टिंग लैब्स के लिए हो सकता है, असेसिंग के लिए हो सकता। तो इस तरीके के आधारभूत सुविधाओं के लिए हो सकता है, जिसमें हमारे माने सहकारी समिति ले सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स ले सकती हैं, या FPOs ले सकती है, जो कृषकों के संगठन है। अब ये जो कार्यक्रम है ये कल लॉन्च करेंगे मोदी जी। एंड हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में करीब 500 सहकारी समितियां इससे जुड़ेंगी। और कल मेरे ख्याल से 350 समितियों के लिए हम सैंक्शन लेटर देने वाले हैं। चलिए, तो मैम FPO से लेकर और तमाम योजनाओं के बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे, और ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के इस नाबार्ड के तहत क्या पैकेज है। हम जल्द हाजिर, और एक छोटे से ब्रेक के बाद इन सवालों के हम जवाब जानेंगे हमारे खास मेहमान से। अरे भाई, सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे।
अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। प्रकृति, गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। तो ब्रेक के बाद किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं नाबार्ड की भूमिका क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान में। और हमारे साथ नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती TS राजगैन जी विशेष अतिथि के तौर पर आज हमारे स्टूडियो मौजूद है, जिनसे हम लगातार नाबार्ड की भूमिका और योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैम, FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए, समझाइए कि इससे ये कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। आपको ये जानकारी है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में एंड मध्य प्रदेश में भी जो हमारे किसान हैं वो ज़्यादातर छोटे किसान हैं। उनके पास ज़मीन भी कम है, इस वजह से जो उपज होती है वो भी कम वॉल्यूम में होती हैं। तो अब इन लोगों को इकट्ठा करना, जब ये बाजार जाते हैं तो अगर उनके पास 100 किलो या की कोई चीज़ है तो उनको दाम भी ठीक से नहीं मिलता। और अगर कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी या जो माने ऐसे हैं वो भी चाहते हैं कि हमको 100 टन नहीं 1000 टन का माल चाहिए, तो एक किसान अकेले ये चीज़ें तो नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ 5 साल पहले ये सोचा गया कि क्यों नहीं ये सब किसानों को, जो छोटे हमारे किसान हैं, इनको हम एक साथ ले आए। अच्छा। एक संगठन के रूप में, जैसे इसीलिए इनको कहते हैं कृषक उत्पादक संघ। ठीक बात। जो है इनको संगठित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है ताकि इनके उपज भी एकत्रित हो और विपणन के लायक हो जाए। जी। ये जरूरी नहीं कि हर किसान जाए, और इस लायक भी हो जाए कि इसकी कोई आगे प्रोसेसिंग, अगर कोई अभी गेहूं बेच रहा है उसको इतना दाम नहीं मिलता, अगर उसको आटा या दलिया बना के बेचे तो प्रोसेसिंग भी वो कर सकते हैं। तो इसमें करीब आप सोचिए 300 से लेके 1000 किसान जुड़ सकते हैं। अगर किसानों को ये दिक्कत हो रही है कि एक साथ 300 नहीं हो पा रहे, तो वो पहले 100 किसान एक साथ जुड़े। उसके बाद जो है आगे वो और भी किसान जब फायदा देखेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। हमारे पहले कृषक क्लब कहीं थे, तो ऐसे ही कृषक क्लबों ने एकत्रित होके एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया। जो पहले हमारे कृषक क्लब थे या हमारे जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप थे, ये जो है एक इनफॉर्मल ग्रुप्स थे। अच्छा। जबकि एक FPO, कृषक उत्पादक संघ जो है, ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है।
शायद भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पे कंपनीज एक्ट के अंतर्गत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो ये या तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं और या ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो दो तरह के हमारे यहाँ अभी एफपीओज हैं। तो इनको फायदा होगा या एक तो विपणन में, एक तो प्रोसेसिंग में, ताकि इनके दाम ज़्यादा मिल सके। और दूसरा ये भी हो सकता है, हमारे पास अभी नाबार्ड में पोर्टल है जहाँ पे हम ये कोशिश कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से तो नहीं हुआ, कि अगर टमाटर कहीं ज़्यादा है किसी एफपीओ के पास और वो पता चले बाकी एफपीओस को, तो वो वहां से मंगा के अपने जगह में बेच सके। ये पोर्टल ऑनलाइन, देखिए किसान भाइयों, 2-3 चीजें मैं आपको समझा दूं। एफपीओ किसानों का एक ऐसा संघ है जो, देखिए गेहूं आप बेचने जा रहे हैं तो 20-21 रुपया किलो बिकेगा वो, लेकिन उसी का अगर आप दलिया बना करके बेचेंगे तो 40-50 रुपया किलो बिकेगा। इसके अलावा टमाटर कहीं पर बहुत ज़्यादा, कहीं पर कम। तो अगर ये अलग अलग एफपीओ संगठन बन जाएंगे, आप किसान उत्पादकों के संगठन बन जाएंगे, तो आप कहीं से टमाटर मंगा करके उसकी वहाँ प्रोसेसिंग करेंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा और ये जो संगठन है और मजबूत होगा। तो एक और चीज जो अगर हम कृषि क्षेत्र का देखें, मार्केटिंग, जो विपणन की जो है समस्या हमेशा ही किसानों के साथ रहती है। अगर वो ज्यादा पैदावार करता है तो वो बिकता नहीं है। और पूरे माने विश्व में डेरिवेटिव मार्केट, जो फ्यूचर्स मार्केट है, वो काफी डेवलप्ड है एग्रीकल्चर के लिए, जबकि भारत में ये इतना नहीं डेवलप्ड है, पर हम कोशिश कर रहे हैं थ्रू एनसीडेक्स। हमने माने एनसीडेक्स के थ्रू कहीं ट्रेनिंग भी हमारे कृषकों के लिए एफपीओस के माध्यम से, इसलिए एफपीओ होना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर्स में आप कम सामान नहीं बेच पाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत है। तो वो भी हम कर रहे हैं। और दूसरा जो है ई नाम, जिसमें से मैंने हमारे यहाँ एमपी में करीब 80 ई नाम जो है मंडीज हैं अभी एज ऑफ टुडे। पूरे भारत में जो फुल्ली ई नाम हो चुके हैं 1000 के आसपास है। अब इसमें भी हम जो है हमारे एफपीओस को रजिस्टर करा रहे हैं, हमारे कृषकों की रजिस्टर करा रहे हैं, ताकि ये लोग ई नाम के थ्रू भी अपना माने जो भी विपणन है उसको करके अच्छा अपना माने फायदा उठा सके। बिल्कुल। तो मैम, अब कोविड-19 के थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि इसके बाद किसानों को किस तरह की समस्याओं का एक तो सामना करना पड़ा, अब तक किस तरह की बातें पहुंची, और फिर उनके समाधान के लिए नाबार्ड ने क्या किया है? जो माने आम तौर पे सुना जाता है वो यही है कि सबसे कम जो असर हुआ वो कृषि क्षेत्र पे, जबकि मैं ये नहीं मानती हूँ कि कृषि क्षेत्र पे हो सकता है कम हुआ हो। और कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षमता रखता है आगे के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करने का। सबसे पहले तो ये है कि विपणन जो है उसमें जरूर लोगों की तकलीफ हुई, क्योंकि आप जो वैसे कृषक जो बाहर या दूर के बाजारों के लिए सामान अपने माने उपज करते थे, उसमें तो पूरा असर हुआ है। चाहे वो माने फलों की हो, चाहे और फूल, मंदिर से जुड़े जो हैं, क्योंकि सब हमारे मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए, तो इसके वजह से भी काफी असर हुआ विपणन में। और दूसरी जो चीज इससे हमें एक जो सीख मिली वो ये हुई कि हमें फूड प्रोसेसिंग में अभी कंसंट्रेट करना है, स्टोरेज में कंसंट्रेट करना है। इसीलिए आपसे जो मैंने पहले बताया एग्री इंफ्रा फंड जो है उसकी मैंने अनाउंसमेंट हुई है, तो उसको हम अच्छी तरह से स्टोरेज ये वगैरह डेवलप करेंगे। दूसरा एक और चीज जो देखा गया, पोल्ट्री, डायरी और फिशरीज में कंजम्पशन भी कम हो गई। अब इससे जुड़े हुए जो किसान हैं उनको माने दिक्कतें आई। तो अब दो तरीके से, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्ट के वजह से दिक्कत आई कि ये सामान आगे नहीं जा सका। दूसरा जो दिक्कत आया क्योंकि लाइवलीहुड्स पे लोगों का असर पड़ा, आय पे असर पड़ा, तो लोग खरीदने भी कम कर दिए। तो इसलिए जरूरी ये है कि कोई भी जो कृषक है वो एक डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज ले, एक ही एक्टिविटी के ऊपर ना जाए, निर्भर ना रहे। और कृषक के लेवल पे इसके वजह से लिक्विडिटी का असर पड़ा, कृषक के पास पैसा नहीं था। तो इसमें 2-3 चीज किया गया। एक तो जैसे मोरेटोरियम दिया गया, जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी थी सभी इसके लिए। जो दूसरी चीज थी केसीसी कैंपेन, क्योंकि कृषक की सबसे जरूरी जो जिसके लिए पैसा उसको चाहिए वो अगले क्रॉप के लिए। तो इसीलिए केसीसी सैचुरेशन की एक डिसीजन ली गई, जिसमें नाबार्ड का बड़ी भूमिका थी।
मैम जी जी, बस थोड़ा सा हम संक्षेप में, महिलाओं के लिए नाबार्ड किस तरह से काम कर रहा है, या मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या आपके पास प्लानिंग है? महिलाओं के लिए जैसे मैंने बताया आपको पहले, वैसे तो हमारे कई प्रोग्राम्स हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारी महिला समूहों की जो प्रोग्राम है वो सबसे बड़ी प्रोग्राम, शायद पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रोग्राम है। उसके लिए जैसे हम लोग सिर्फ महिलाओं का ग्रुप गठन करने के लिए सहायता नहीं करते, उनके साथ साथ जैसे उनकी क्षमता निर्माण की भी सहायता करते हैं। चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो चाहे अकृषि क्षेत्र में हो, दोनों में ही क्षमता निर्माण भी करते हैं। अभी आप अगर देखेंगे कोविड के समय में भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बैंकों के माध्यम से इन महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ स्पेशल स्कीम्स चलाए गए। तो जिसमें इनको जैसे ओवरड्राफ्ट कुछ मिल जाए या इस तरीके के, ताकि उनका जो उस टाइम का कैश क्रंच था वो जो है वो लोग ओवरकम कर पाए। दूसरा, ई शक्ति प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं और महिलाएं हैं, उनके बारे में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो एक जो दिक्कत हमें आ रही थी, क्योंकि ऋण तो बैंकरों को ही देना है, क्षमता निर्माण हम करते हैं, कार्य महिलाएं करती हैं, बट हमें ऋण बैंकरों से चाहिए। तो बैंकरों को कभी जैसे 20 एसएचजी से ज्यादा अगर एक ब्रांच में हो जाता है तो उन्हें दिक्कत आ रही थी क्रेडिट लिंकेज में, तो ऋण देने में, क्योंकि उनको जाके देखना पड़ता था, और ये जो है स्वयं सहायता समूह कई जगह में फैले हुए हैं। तो इसलिए हमने ये ई प्लेटफॉर्म बनाया जिसके नाम ई शक्ति है। एंड मध्य प्रदेश में हमने एक डिसीजन लिया है कि ये पूरे जितने जिले हैं सभी जिले में हम इनको डिजिटल मोड पे ले आएंगे, ताकि एक बैंकर अपने ब्रांच में बैठ के देख सके और दे सके। माने उसकी चाहे ग्रेडिंग है, उसकी क्वालिटी है, वो मीटिंग हो रही है कि नहीं। तो ये क्रेडिट लिंकेज होने से भी महिलाओं की जो क्षमता ट्रेनिंग हम देते हैं, उसकी इस्तेमाल करके वो अपना जो आय है वो बढ़ा पाएंगी। ठीक है, तो मैम बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अमूल्य जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दी। और देखिए किसान भाइयों, आपने भी देखा कि नाबार्ड के तहत या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो कई संस्थाएं हैं, उनमें नाबार्ड भी एक है जो आप तक आर्थिक और वित्तीय मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए। आप भी आगे आएँ और नाबार्ड की योजनाओं का फ़ायदा उठाएं और कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, उन्नत करें, और आप भी अपने परिवार को उन्नत करें। तो बहुत शुक्रिया मैम फिर आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।